हाँ, तो आज के हमारे टॉपिक हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन दोनों इफेक्ट को जो है वो समझाया जाता है। कल हमने डिस्कस किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन इन दो के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। एक्चुअल में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है जो देखने में आता है कि जैसे जैसे कोई भी बॉडी जो है इन कंपैरिजन टू सी मूव करना शुरू करती है, उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्स डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वाई डायरेक्शन में होगा। तो चलिए फिर इसको हम देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। हाँ, नमस्कार मित्रों। हाँ 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 सर एक बार हाँ फिर हाँ। से समझाना। देना नहीं है, मुझे सिखाना भी है क्योंकि सिमुलेटर अवेलेबल है ना इंडियन वेबसाइट पे। तो सिमुलेटर पे कैसे होते हैं इन लोगों को सिखाना भी है। वो चिंता मत करो, मैं करा दूंगा आज। ठीक है। हाँ हाँ। आवाज है। किस सेक्शन में कितने बजे है? कितने बजे? 2 बजे से? कोई दिक्कत नहीं। अरे जगबीर वगैरह को किसी को दे देंगे ना, मेडिकल करवा दूंगा। तुम आईडी दे दो, ठीक है ना। तो इनमें से किसी का नहीं होगा ना तो किसी से भी जो है वो अरेंज करवा देंगे, ठीक है ना। हाँ, न्यूमेरिकल करवा देंगे ये लोग। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके ओके। हाँ भाई, तो देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर बोलो। एक बार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फिर से समझा दीजिए। वो सर मैं दूसरी क्लास में था, मुझे पता नहीं था कि आपने वो चेंज कर दिया है मीटिंग का। पुराना वाला तो डिलीट हो गया होगा। नहीं सर, नहीं हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। ओके बल्कि सर, थैंक यू। तो देखिए ये हमारे पास फ्रेम है, वही एक फ्रेम, ये रेस्ट फ्रेम है एस। एक्सिस इसकी एक्स वाई जेड।
और दूसरा फ्रेम है हमारे पास एस डैश, जो पॉजिटिव एक्स एक्स डैश डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इसका ओरिजिन हो गया o डैश, ये एक्सेस हो गई y डैश, एंड दिस वन इज z डैश। ठीक है, कोऑर्डिनेट अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है इनकी, आई थिंक। तो देखिए, सपोज कोई रॉड है, ये सपोज कोई रॉड है, इसके एंड्स के कोऑर्डिनेट विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम x1 और x2 कंसीडर कर लिए हमने, एंड विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम ये x1 डैश और x2 डैश है। ठीक है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि ये जो, देखिए ये रॉड कहीं पर नहीं रखी हुई है, एक रेस्ट में है ऑब्जर्वर और एक मूविंग फ्रेम में है। तो मूविंग फ्रेम का ऑब्जर्वर अगर इन कंपैरिजन टू सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे ये जो रॉड है ये छोटी दिखाई देगी, मींस इस रॉड की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन कंपैरिजन टू सी वेलोसिटी मूव करता है तो उसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देखिए फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अब हम इसको जो है कॉन्ट्रैक्शन को प्रूव करते हैं। चलिए पहले फिगर का डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। बना लिया, फिगर बना लिया सबने? यस सर। जरा डिस्क्रिप्शन लिखो इसका। लेट एस एंड एस डैश आर two frame of references S and S dash are two frame of references. S is at rest. S is at rest. And S dash is moving with constant velocity v. S dash is moving with constant velocity v in positive x dash direction. In सर positive पॉजिटिव इसके आगे x in positive x dash direction. Initially, both frames are in rest. Initially,
both frames are in rest. Sorry, initially both frames are overlapping. Initially both frames are overlapping. After time t, the situation is shown in figure. After time t, the situation is shown in figure. ठीक है? चलिए नेक्स्ट लाइन से आ जाइए। अब सिचुएशन डिफाइन करनी है जैसे पहले उसमें करा था। अगर आप देखें यहाँ तक का तो पहले पूरा के पूरा सेम ही है, और यही मैंने आपको कहा भी था कि रिलेटिविटी में कोई भी टॉपिक अगर आप करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन जो है फिगर की सेम रहेगी। सब टॉपिक में पहले यही फिगर बनाना है। चलिए तो नेक्स्ट लाइन से आ जाइए। लेट देयर बी ए रॉड, लेट देयर बी ए रॉड whose coordinate of ends with respect to S frame with respect to whose coordinates of ends ENDS सिरों के कोऑर्डिनेट। सर विथ के बाद with whose coordinates of ends with respect to S frame with respect to S frame are x1 and x2 and with respect to S dash frame and with respect to S dash frame are x1 dash and x2 dash. With respect to S dash frame x1 dash and x2 dash. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नेक्स्ट लाइन से आ जाओ। its length with respect to S frame can be written as its length with respect to S frame can be written as तो क्या होगी लेंथ विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम x2 माइनस x1।
Say it is equation number 1. And with respect to S dash frame, x2 dash minus x1 dash. And with respect to S dash frame, L dash equals to x2 dash minus x1 dash. See, it is equation number 2. ठीक है। तो अब देखिए, जैसा मैं पहले भी कहता था कि रिलेटिविटी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। तो जनरली बुक्स में जो दिया हुआ है वो ये कंसीडर करके दिया हुआ है कि अगर आप एल डैश पर हैं तो अगर आप एल पर होते तब कोऑर्डिनेट क्या होते इस रॉड के, अगर ये फ्रेम वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव करता है। तो हम रिवर्स सिचुएशन लेकर चल रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम एस फ्रेम में हैं और हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर हम एस डैश में होते तो क्या होता। गौर से समझना इस बात को, हम कहाँ पर हैं, एस फ्रेम में, यानी हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 x2 हैं, ठीक है। और इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें निकालना है कि अगर हम एस डैश में होते तो क्या होता। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास है L इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ये है हमारे पास। ठीक है। तो देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इसमें हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, according to Lorentz transformation, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी x की वैल्यू, x1 dash plus vt dash upon under root 1 minus v square upon c square. हाँ ये होगी Inverse x1 डैश according to inverse प्लस vt डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इनवर्स वाला लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम वो वाला लेकर चलते, पहला वाला केस जो मैं बता रहा था कि अगर आप ओ डैश पर होते और तब निकालना चाहते तब आप सिंपल लॉरेंस से निकालते, ठीक है। minus हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 है तो x1 की टर्म में लिख लें इसे, बस x1 लिख दें आप, ठीक है। तो x1 के कोऑर्डिनेट ये होंगे एंड x2 के क्या होंगे, इसी तरह से x2 लग जाएगा दूसरी बार, minus आ जाएगा बस इस बार x2 आ जाएगा, x2 डैश minus v minus प्लस, अरे माइनस नहीं अंग्रेज, प्लस that's all vt डैश ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है।
Say it is equation number 3. अब ये दोनों वैल्यूज उठाकर रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 वी हैव L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 डैश minus x1 dash प्लस vt डैश अपॉन under root 1 minus v square upon अंडर c रूट square. 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर Plus माइनस x2 dash x1 डैश x1 डैश भाई क्यों गलत बोल रहा है वो जा सर। हाँ वीटी डैश गलत बोल रहा है एक तो जो है, और आगे आगे और बोल रहा है वीटी डैश अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सर x2 माइनस x1 डैश प्लस 2 vt डैश हो जाएगा। तो वीटी डैश तो कैंसिल हो जाएंगे। सर वीटी डैश कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो हाँ, जाएगा। यस सर। यस सर। तो आगे हम लिख सकते हैं, अब चलें आगे चलें, यस यहाँ सर। तक हो गया। यस सर। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं L इक्वल्स टू हो गया आपके x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हाँ, यस यस सर। और इक्वेशन नंबर 2 से x2 माइनस x1 डैश की वैल्यू रखते हैं, x2 डैश माइनस x1 डैश की। तो हम यहां से लिख सकते हैं L इक्वल्स टू कितनी है x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू, x2 माइनस x1 1 L माइनस डैश है x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 में देखो x2 डैश माइनस x1 डैश को L डैश बताया है ना, यस सर। डैश हो जाएगा। तो L डैश ओवर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। हाँ, हमें निकालना क्या है, हम किस फ्रेम में है, एस फ्रेम में। हमें निकालना है एस डैश फ्रेम में होती तब क्या होता, यानी एल डैश निकालना है। तो इसको हम फिर एल डैश की फॉर्म में लिखें इक्वेशन को। तो एल डैश विल बी इक्वल्स टू एल रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये फॉर्मूला डेवलप होकर आता है, जो ये बात प्रूव करता है कि लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी अगर इन कंपैरिजन टू सी वेलोसिटी बॉडी मूव करे। आप चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं, मैं यहाँ रफ में एक कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूँ कि अगर मैं एल की वैल्यू 1 मीटर रखूँ, ठीक है, और v की वैल्यू ये एज्यूम कर लूँ कि ये c/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताओ एल डैश की वैल्यू कितनी आएगी। c/2
तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू आएगी √3/2 मीटर। एल की वैल्यू 1 मीटर रखी हुई है और √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम्स आउट 0.866 मीटर। यानी अगर फ्रेम c/2 या कोई ऑब्जेक्ट c/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ जो 1 मीटर थी स्टेशनरी फ्रेम में, या प्रॉपर लेंथ जो है अगर उसकी 1 मीटर थी तो उसकी लेंथ जो है वो 0.86 मीटर रह जाएगी। देखो कॉन्टैक्ट हो गई ना। यस सर। ये है लेंथ कॉन्टैक्ट। यस सर। सर सर जो बाकी पार्ट है सर वो कहाँ चला जाता है? अब बाकी पार्ट जो है जाता कहीं नहीं है। एक जैसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई रबड़ है, ठीक है? जब आप उसको दबाते हैं तो उसका बाकी पार्ट कहाँ चला जाता है? सर वही रहता है, मतलब और स्टिफ हो जाता है वो। बस ऐसे ही यहाँ भी होता है, सेम ही। तो चलिए केस स्टडी कर लेते हैं कि लो वेलोसिटी हाई वेलोसिटी के केस में तो आपने देख लिया है जब अप्रोचेस टू सी होती है, तो क्या लो वेलोसिटी के केस में भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है? हाँ, पहले क्वेश्चन 4 के बाद लिख लीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब केस स्टडी करते हैं। केस 1, सर ये तो बस एक रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए हुआ ना लेंथ कंट्रैक्शन, जो सेम स्पीड में रहेगा उसके लिए तो उतना ही रहेगा। हाँ है ना, इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि जो बुक में दिया हुआ है वो दूसरी तरह से दिया हुआ है कि ऑब्जर्वर जो है वो O' फ्रेम पर है और वो कैलकुलेट करना चाहता है एस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या होता, तो फिर उससे दूसरे वाले फ्रेम में कांटेक्ट होती हुई नजर आती। उसे अपने लिए तो लगता कि सेम है, लेकिन दूसरे वाले फ्रेम की लेंथ कांटेक्ट नजर आती। ये जो L' है ये इस जगह आ जाता और L इस जगह पहुंच जाता। जब आप फॉर्मूला लगा के करोगे माइनस वाला तब वो ऐसे ही आएगा। फॉर्मूले की शेप यही रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही डिफाइन करेंगे। लॉरेंस वाला लगेगा उस केस में। हाँ हाँ। चलिए तो केस स्टडी करते हैं। केस 1, इफ V इज वेरी वेरी लेस देन C, वेरी वेरी लेस देन C के केस में क्या होगा? V/C विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। देन और लिख लेना है। तो ये V²/C² और भी छोटा हो जाएगा, तो इस फैक्टर को हम छोड़ देंगे तो L' = L आ जाएगा। यानी लो वेलोसिटी के केस में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन लेंथ में नजर नहीं आएगा। तो यहां लिख सकते हैं आप एट लो वेलोसिटी, लिख लीजिए at low velocity no contraction कहाँ था वह? at low velocity no contraction in length will be observed। चलिए केस 2 देखते हैं।
if V approaches to C, अगर V C की तरफ अप्रोच कर रहा है तब क्या होगा? तब आपने अभी देखा ही कैलकुलेट करके, एल डैश जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स एल डैश विल बी लेस देन एल। तो आप लिख सकते हैं व्हेन V approaches to C, when V approaches to C, contraction in length will be observed. केस थर्ड, अगर जो है वो वेलोसिटी C या C से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? इमेजिनरी। तो छोटा हो जाएगा फिर। देखते हैं क्या होगा। इमेजिनरी। If तो इमेजिनरी क्या बात प्रूव कर रहा है? पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अच्छा, तो V इक्वल्स टू, अगर C हो जाता है तो V की वैल्यू L डैश, सॉरी L डैश, V लिख दिया मैंने यहाँ, देन L डैश इक्वल्स टू 0। और अगर C से ज्यादा हो जाता है तो इमेजिनरी। तो क्या लेंथ 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो खत्म हो जाएगी, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा पार्टिकल। तो यहां लिख सकते हैं आप विच इज नॉट पॉसिबल, hence which is not possible, hence no material particle can achieve the velocity of light. No हेंस की material बात particle, सही है। hence no material particle can achieve the velocity of light. ठीक है? देखिए, ये वो इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं एनिमेशन में रॉकेट को मूव करते हुए साइड में वेलोसिटी दिखाई हुई है कि जैसे जैसे वेलोसिटी जो है वो इन कंपैरिजन टू सी होती चली जाती है, रॉकेट का साइज जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है, और जैसे ही सी की वेलोसिटी अचीव करता है आप देखते हैं रॉकेट गायब, जीरो।
ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइम डायलेशन। तो अगर यहां पर इन केस रॉड की जगह पर कोई घड़ी होती तो देखने में ये आता कि घड़ी जो है उसका टाइम स्लो हो जाता। तो ये भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे एक्सप्लेन होता है, इसको हम भी डिस्कस करते हैं, टाइम डायलेशन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए ये रॉकेट मूव कर रहा है इन कंपैरिजन टू सी वेलोसिटी से, और जो रेस्ट में घड़ी रखी हुई है, ठीक है, तो ये स्लो हो गई है जो रॉकेट में रखी हुई घड़ी है। एनिमेशन में देख रहे हो ना? तो चलिए देखिए, यस सर। यस सर। टाइम का स्लो होना कैसे जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, वो सॉरी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता है। तो चलिए फिर वही फिगर बनाते हैं, एस एंड डैश डैश और ये हमारे पास एस फ्रेम है, एक्स वाई जेड को एस फ्रेम, ये हमारे पास एस डैश फ्रेम है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स एक्स डैश डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये o डैश है, ये z डैश और ये y डैश। और इस बार हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया है, इसमें क्या सिचुएशन हो रही है वो आगे डिफाइन करेंगे। इतना फिगर बना लो सब तेजी से। बन गया? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसका कंसिडरेशन वही पहले वाला कॉपी कर लेना इस जगह पर। Yes, let S and S dash are two frame of references. S is at rest, S dash is moving with constant velocity v in positive x-x dash direction. Initially, both frame are overlapping. After time t, situation is shown in figure. तो यहाँ तक वैसे के वैसे ही आएगी, ठीक है? तो इतनी लाइन छोड़ के आगे की कंसिडरेशन लिखें, लिख लेंगे ना इतना? यस सर। हाँ सर तो अब आगे की सिचुएशन समझें कि इस पी पॉइंट पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक बल्ब है जो पल्सेस दे रहा है। देखते हो ना वो डिस्को बल्ब जो होते हैं, जो ऑन होते हैं ऑफ होते हैं, ऑन होते हैं ऑफ होते हैं, हाँ, तो वो पल्स भेज रहा है इस तरह से। पी पॉइंट पे कोई इस तरह का एक बल्ब है, तो लिखिए जरा, लेट अस कंसीडर, हाँ ऊपर की 2-3 लाइनें छोड़ के अगली लाइन से लिखें, लेट अस कंसीडर ए बल्ब भाई अपने माइक को ऑफ रखिए भाई। Let us consider a bulb is giving pulses at point P. Let
डेल्टा टी let delta t be the time difference let delta t be the time difference between two consecutive pulses in S frame then delta t will be equals to t2 minus t1. t1 पहली पल्स का टाइम, t2 दूसरी पल्स का टाइम, ठीक है। So it is equation number 1. And आगे लिखो and delta t dash is in S dash frame. Delta t dash is in S dash frame. Then delta t will be equals to t2 dash minus T1 dash. तो चलिए एक बार मैंने पहले वाली इक्वेशन लेकर करा था, इस बार दूसरी वाली इक्वेशन लेके करूंगा। आप इसको भी पहले वाली से भी कर सकते हैं, तो मेरा सिर्फ दूसरी वाली से करने का ये मतलब है कि आपको जो है दोनों तरह से करना आ जाए। लेट अब हम दूसरी वाली इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, यानी डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू T2 डैश माइनस तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम T1 और T2 इनकी वैल्यू लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन T1 डैश विल बी इक्वल्स टू कितना होगा T1 डैश? T1 minus Vx T1 माइनस Vx ओवर C स्क्वायर upon under root 1 minus V square upon C square. अपॉन अंडर रूट 1 minus V square upon C square. और इसी तरह से T2 डैश भी लिख लीजिए। T2 minus हाँ लिख लो एंड T2 डैश इक्वल टू T2 माइनस Vx ओवर C स्क्वायर ओवर रूट 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। से इट इज इक्वेशन नंबर 3 और ये दोनों वैल्यू उठाकर रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी हैव डायरेक्ट लिख दूं, वो तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। तो डेल्टा टी डैश विल बी इक्वल्स टू T2 माइनस T1
upon under root 1 minus v square upon c. और T2 माइनस T1 को हमने डिफाइन किया है डेल्टा टी से, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, चलें आगे स्लाइड बदलें। यस सर। यस सर। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी डैश इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन Under root 1 minus v square upon c square. and this is the formula for time dilation. डायलेशन का मतलब तो समझते हो ना, डायलेट मतलब बढ़ जाना। तो किसी इवेंट को अगर एस फ्रेम में 1 मिनट में ऑब्जर्व किया जाता है तो दूसरे फ्रेम में वो 1.5 या 2 मिनट में ऑब्जर्व किया जाए, टाइम बढ़ जाता है दूसरे फ्रेम। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है इफेक्ट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से देखने में आता है। आप चाहो तो इसको टेस्ट करके भी देख सकते हो, रफ में आप चाहें तो इसे टेस्ट करके देख लें। डेल्टा टी की वैल्यू आप 1 मिनट ले लीजिए, और v की वैल्यू आप c/2 ले लीजिए। तो इस बार आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी कि डेल्टा टी डैश की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, दूसरे फ्रेम में जो टाइम आएगा इट विल कम्स आउट 2/√3 मिनट। यानी आप देख सकते हैं 2/3 की वैल्यू 1.732 और 2 से डिवाइड जब √1.732 को किया जाएगा तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी। आई थिंक कैलकुलेट करके देखेंगे आप तो 1.154। हाँ 1.15 ये इतनी वैल्यू आ रही है, यानी 0.15 मिनट से टाइम इंक्रीज कर गया। देख रहे हो, बढ़ गया ना टाइम। यस सर। तो इन कंपैरिजन टू सी वेलोसिटी से मूव करने पर दूसरे फ्रेम में टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये बड़ा ही लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट देखने में आता है। तो लिख लीजिए यहाँ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम डायलेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम डायलेशन। अब पहले की तरह से केस स्टडी भी किया जा सकता है यहाँ। तो केस 1, if v is very less than c, then v over c will be very less than 1। तो v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो इस फैक्टर को हम छोड़ देंगे। देयरफॉर डेल्टा टी डैश Equal to विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी, यानी लो वेलोसिटी पर टाइम में किसी भी तरह का डायलेशन ऑब्जर्व नहीं होता। तो लिख लीजिए इस बात को, thus at low velocity, no dilation in time, will be observed। और अगर इन कंपैरिजन टू c वेलोसिटी से मूव करता है, इफ v अप्रोचेस टू c, तो आपने देखा ही, अभी हमने देखा टाइम इंक्रीज कर गया। तो एंड हाई वेलोसिटी, हाँ, तो डेल्टा टी डैश जो है वो डेल्टा टी से
बड़ा होगा। होगा, मीन्स विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी। तो यहां हम लिख सकते हैं व्हेन v अप्रोचेस टू c, dilation in time will be observed. Dilation in time will be अच्छा, observed. केस थर्ड, अगर इन केस v जो है वो बड़ा होगा। c के बराबर हो जाए या c से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? इफ v greater than equal to c, तो उस केस में डेल्टा टी की वैल्यू जो है इंफिनिटी और इमेजिनरी। या तो इंफिनिटी हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। इमेजनरी, नेगेटिव नहीं, इमेजनरी है ना, क्योंकि माइनस का साइन आएगा और माइनस का अंडर रूट क्या होता है? इमेजनरी, आयोटा की फॉर्म में आता है ना। यस सर। तो इमेजनरी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम जो है इन्फिनिटी और इमेजनरी टाइम, ठीक है, यस सर। तो विच इज नॉट पॉसिबल। Thus, no material particles can achieve the velocity of light. जो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकता। हेंस which is not possible, hence no material particle can achieve the velocity of light. तो ये दो बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। चलिए तो इसको यहीं रखते हैं।